अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ मोटिवेशन। एंड मोटिवेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बिकॉज एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस हाईली डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ मोटिवेशन इन इट्स वर्कर्स। जी, पहली स्लाइड जो इस चैप्टर की है वो डिफाइन करती है मोटिवेशन को। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज मोटिवेशन, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक टेक्स्ट बुक पड़ी हुई है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी कोर्स की, और साथ ही आपके पास एक नॉवेल है, ठीक है, जो आपके आपका फेवरेट नॉवेल है। आपको अगर वो बुक पढ़नी पड़े तो शायद आप वो बुक 1 घंटा या मे बी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आधे घंटे से ज्यादा भी उस बुक का कोई चैप्टर या उसका कोई हिस्सा पढ़ सकते होंगे या पूरा भी नहीं कर पाते होंगे। लेकिन जो आपका फेवरेट नॉवेल है, जब आप सुबह में वो नॉवेल स्टार्ट करते हैं तो आपका दिल होता है कि मैं शाम तक इस नॉवेल को कंप्लीट कर लूं। अब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो टेक्स्ट बुक भी एक किताब है और आपकी जो नॉवेल है वो भी एक किताब है। काम भी आपने एक ही जैसा करना है, टेक्स्ट बुक को भी रीड करना है और नॉवेल को भी रीड करना है। लेकिन क्या रीजन है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को आधे घंटे या 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर नॉवेल आपका फेवरेट है तो आप पूरे दिन में, चाहे वो जितना मर्जी मोटा नॉवेल हो, जितने मर्जी उसमें ज्यादा पेजेस हो, आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। डिफरेंस इसमें किस बात का है? डिफरेंस इज योर लेवल ऑफ मोटिवेशन। योर लेवल ऑफ मोटिवेशन इन रीडिंग द टेक्स्ट बुक इज फार लेस देन योर मोटिवेशनल लेवल फॉर कंप्लीटिंग एंड रीडिंग द नॉवेल। सो यहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मोटिवेशन एग्जैक्टली किसको कहते हैं। एंड आई विल रीड द डेफिनेशन फॉर यू फ्रॉम द स्लाइड। Motivation is the process that accounts for an individual's intensity, direction, and persistence of effort towards attaining a goal. Intensity describes how hard a person tries. Direction is the way in which it benefits the individual or organization. Persistence describes the continuity to maintain efforts. अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक इंसान का गोल अचीव करने की इंटेंसिटी है, उसकी डायरेक्शन है और उसकी परसिस्टेंस है। इंटेंसिटी का मतलब है कि एक इंसान कितनी ज्यादा कोशिश करता है। डायरेक्शन का मतलब है कि वो किस तरीके से वो कोशिश करता है कि वो उसका काम हो जाए या उसके काम करने से ऑर्गेनाइजेशन को या उसके खुद को बेनिफिट अचीव हो सके। और परसिस्टेंस है कि वो कितनी कंटिन्यूटी के साथ, कितनी लगन के साथ वो एफर्ट कंप्लीट कर रहा है। अगर हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को इस एग्जाम्पल की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम समझ सकते हैं। इंटेंसिटी क्या है? आप अपने काम छोड़कर उस नॉवेल को कंप्लीट करना चाह रहे हो सकता है कि जब आपने नॉवेल स्टार्ट किया उस टाइम आपका प्लान हो अपने किसी दोस्त की तरफ जाने का या यूनिवर्सिटी आने का या कोई और काम करने का, लेकिन आप वो सारे काम छोड़ देते हैं क्योंकि आपने वो नॉवेल पढ़ना है। आप अपनी सारी एनर्जी उस नॉवेल को रीड करने में लगा देंगे, आप कोई और काम नहीं करेंगे। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन आपको वो तरीका बताती है जिससे आप ये गोल अचीव कर सकते हैं, यानी कि आप रीड करेंगे। हो सकता है कि जब आपके अंदर ये डिजायर, जैसे जैसे आपने रीड किया नॉवेल एंड दिस डिजायर केम इनटू यू दैट यू वांट टू फिनिश दिस नॉवेल मैक्सिमम बाय टुनाइट और टुडे इन द इवनिंग, सो आपकी डायरेक्शन क्या होगी कि आप अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा देंगे, आप जल्दी जल्दी रीड करना शुरू कर देंगे। और परसिस्टेंस का मतलब है कि कोई आपको जितना मर्जी बुलाए, आपको जितना मर्जी काम हो, यू विल कीप ऑन एक्सर्टिंग एफर्ट, यू विल कीप ऑन रीडिंग, यू विल नॉट लीव दैट वर्क। सो इस कॉन्टेक्स्ट को हम ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय को कोई टारगेट दिया जाता है तो हम उसकी मोटिवेशन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो कितनी एफर्ट उसमें डाल रहा है, कितनी कोशिश कर रहा है, क्या तरीका यूज कर रहा है जिससे वो इस गोल को अचीव कर सकता है, और कितनी भरपूर कोशिश में वो लगा हुआ है, कितनी कंटिन्यूटी के साथ वो अपने एफर्ट्स एक्सर्ट किए जा रहा है सो दैट वो फाइनल गोल अचीव कर सके।
जब हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल की इंटेंसिटी भी है, डायरेक्शन भी है और परसिस्टेंस भी है फॉर कंप्लीटिंग एनी स्पेशल टास्क, देन दैट मीन्स ही इज मोटिवेटेड फॉर दैट टास्क। सो इस कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो इंडिविजुअल गोल्स भी और अपने प्रोफेशनल गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। जब भी मोटिवेशन को पढ़ा जाता है तो उसमें हमारा बेसिक कंसर्न होता है थेरीज ऑफ मोटिवेशन को देखना। हमारे पास इस चैप्टर में कुछ अर्ली थेरीज भी हैं। अर्ली थेरीज से मतलब है कि जो हमारे पाइनियर मैनेजमेंट स्कॉलर्स थे, उन्होंने मोटिवेशन की कौन सी थेरीज दी, जो कि 3 थेरीज हैं, जो कि इस स्लाइड में आपके सामने मेंशन है। मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, टू फैक्टर थ्योरी और मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, विच आई अज्यूम आप सबने पढ़ा होगा, उन सब ने इन थेरीज का नाम डेफिनेटली जरूर सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन इस चैप्टर में हम इनको एक दफा फिर से देखेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द अर्ली थेरीज ऑफ मोटिवेशन वी विल मूव ऑन टू द कंटेम्पररी थेरीज। कंटेम्पररी थेरीज का मतलब है जो कि रिसेंट स्कॉलर्स ने मोटिवेशन के बारे में थेरीज पुट फॉरवर्ड की हैं। सबसे पहले जो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे वो है हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जो कि सबसे एंशियंट एंड मोस्ट वेल नोन, मोस्ट कॉमनली अप्लाइड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। एंड इट वाज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो, और इस थ्योरी को कहते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। इसको रीड करते हैं। द बेस्ट नोन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। Maslow hypothesized that within every human being there exists a hierarchy of 5 needs. Hierarchy का मतलब है levels, मुख्तलिफ levels। जब आप एक level को पूरा कर लेते हैं तो आप दूसरे level पर चले जाते हैं। तो इस theory के according ये आपके सामने जो 5 levels given है या 5 hierarchies given है, ये उसी तरह है कि जैसे जब आपने एक hierarchy या एक level को achieve कर लिया और आप उससे पहले मोटिवेटेड होते थे, लेकिन अब सिंस दोज नीड्स आर फुलफिल्ड, तो अब यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल और द नेक्स्ट हायरार्की। और उसमें जो फैक्टर्स हैं बेसिकली वो फैक्टर्स होंगे जिनसे आपको मोटिवेट किया जा सकता है। वंस द सेकेंड लेवल हायरार्की इज फुलफिल्ड, देन द पीपल मूव ऑन टू द थर्ड हायरार्की। और ये हम कैसे होगा इसको अभी हम पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहली हमारे पास कैटेगरी है नीड्स की, इट इज फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल नीड्स वो होती हैं जो कि एक इंसान की बुनियादी जरूरियात होती हैं, जिसमें खाना, पीना और घर, यानी हंगर, थर्स्ट और शेल्टर। आपके पास जब कोई इंसान काम करने आता है तो उसका सबसे पहला कंसर्न क्या होता है कि उसने अपनी भूख मिटानी होती है, उसने अपनी प्यास मिटानी है, उसको कपड़ों की जरूरत है, उसको एक घर की जरूरत है। तो जब आप जॉब करने निकलते हैं तो सबसे पहला कंसर्न आपका क्या होता है कि आप सैलरी लेना चाहते हैं, बिकॉज उस सैलरी को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी डेली की जो खाने पीने की, कपड़ों की और रिहाइश की जरूरियात हैं, आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये हो गई फिजियोलॉजिकल नीड्स। when you start your job and you start getting your salary, और उसके बाद जब आपकी ये फिजियोलॉजिकल नीड्स स्टेबल हो जाती हैं, यानी कि जब आपको एक रिहाइश की जगह भी आपको मैसर आ गई, इसके बाद आपका बजट भी अच्छा चल रहा है, आपकी हर महीने के खाना पीना बेहतरीन चल रहा है, आप जरूरत के कपड़ों की शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो फिर ये चीजें आपके लिए वक्ती तौर पर गैर मानी हो जाती हैं। बिकॉज ये पहले तो आपका मोटिवेशनल फैक्टर जरूर थी, यू वांटेड सैलरी सो दैट आप अपनी भूख प्यास को मिटा सकें, लेकिन जब आपकी भूख प्यास मिट जाती है और ग्रेजुअली स्टेबल हो जाती है, आपकी एक साइकिल चल पड़ती है, तो उसके बाद आपकी मोटिवेशनल नीड्स भी चेंज हो जाती हैं। दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट हायरार्की और द नेक्स्ट लेवल, which is safety, security and protection from physical and emotional harm। ये आपका सेकंड कंसर्न है। जब आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही होती है, जब आप एक काम पे सेटल हो जाते हैं, तो आपकी अगली प्रायोरिटी ये होती है कि आपको उस जगह पर कोई तंग ना करे, आपको कोई फिजिकल हार्म ना पहुंचाए, आपको कोई हरास ना करे, आपको कोई बुली ना करे, आपको जॉब सिक्योरिटी हो, आपको पता हो कि मुझे एकदम से जॉब से नहीं निकाला जाएगा।
ऐसा नहीं होगा कि मैं एक दिन आऊंगा तो मेरे सामने लेटर पड़ा होगा कि योर सर्विसेज आर टर्मिनेटेड। जब आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी होती है तो वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर है, बिकॉज यू डोंट हैव टू थिंक for the future, because you know your salary is coming, you are working, you will have no problems hopefully in the future. सेफ्टी फैक्टर्स में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है रिटायरमेंट प्लान्स का या पेंशन्स का। जब आप एक ऐसी जॉब शुरू करते हैं जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी या आपको कोई ग्रेजुटी मिलेगी या उसके बाद आपको पेंशन मिलती रहेगी, तो ये भी एक मोटिवेशनल फैक्टर है, बिकॉज यू विल try to look for a job, and if you have found such a job you will try to keep on working for them, सो दैट आपको मेंटली ये पीस हो, ये सिक्योरिटी हो या ये सेफ्टी हो कि आफ्टर यू विल रिटायर यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बिकॉज यू विल बी गेटिंग द पेंशन और एनी अदर रिटायरमेंट प्लान, या आपकी मेडिकल फिर भी कवर्ड होगी। सो फिजियोलॉजिकल नीड के बाद आप देखें कि कैसे नेक्स्ट लेवल हायरार्की आ गई जो कि थी सेफ्टी नीड। मैस्लोस थ्योरी की ही जो आगे एक्सटेंशन है, सबसे पहले हमने देखा था कि फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी नीड्स की आई वो है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स, और उसके बाद जो थर्ड है वो है सोशल बिलोंगिंगनेस, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। आप इमेजिन करें कि आप एक ऐसी जॉब में हैं जहां आपको सफिशिएंट सैलरी मिल रही है, आपका एक महीने का बड़े अच्छे तरीके से राशन, खाना पीना, घर का किराया, एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड। इसके बाद आपको ये जॉब एक सिक्योरिटी भी देती है कि आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी। तो उसके बाद आपकी जो नीड अगली क्रिएट होती है वो आपकी सोशल नीड्स हैं, यानी ये नीड्स कि आपको ऑफिस में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, आपकी रिलेशनशिप क्या है विद पीपल, विद कॉलीग्स, या आपके लीडर या आपके बॉस के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है। अगर आपको कंटिन्यूअसली वहां से अवॉइड कराया जाए या आपको जो है एक एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती ऑफिस में, तो उससे भी आप अपसेट रहना शुरू हो जाते हो। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर हम जॉब के कॉन्टेक्स्ट से ना भी देखें, हम एक इसको यूजुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो तब भी क्या होता है, सुबह उठ के सबसे पहले हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारी एक बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है, हमें खाने की पानी की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम जिस जगह बैठे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, जिस ऑफिस में भी हम जा रहे हैं, या हम बाहर सड़क पे भी अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको उस सूरत में भी सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी के बाद आप ये देखते हो कि जिन लोगों से आप मिलते हो, आपको उन वो अच्छे तरीके से आपसे मिलें, अच्छे तरीके से आपकी रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप हो। इसी बात को जब हम जॉब के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, तो जॉब में हम सोशल नीड्स कहेंगे कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योर कॉलीग्स एंड विद योर बॉस। Fourth category of needs is esteem. Internal factors such as self-respect, autonomy, and achievement, and external factors such as status, recognition, and attention. अब ये हमारी फोर्थ लेवल की नीड है, जो कि ये कहती है कि आपको जॉब में एक सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत है, ऑटोनॉमी मतलब आपको थोड़ी सी फ्रीडम की जरूरत है, यानी थोड़ी सी अथॉरिटी की जरूरत है, बिकॉज जब आपके पास एक अथॉरिटी होती है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करते हैं, उस काम की वजह से आपको फील होता है कि आपका काम मीनिंगफुल है, आप एक मीनिंगफुल इंसान है, यू आर an asset to your organization, you are an efficient human resource for your office, और उसी से आपका एक स्टेटस डेवलप होता है एंड यू आर रिकॉग्नाइज्ड। जैसे कि आप एग्जांपल देखें कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक रिकग्निशन होती है कि मैं ग्रेड 17 में हूँ या मैं ग्रेड 18 में हूँ, या कुछ लोग जो आर्मी में जॉब कर रहे होते हैं तो उनको होता है कि जी मैं कैप्टन हूँ या मैं मेजर हूँ। सो ये बेसिकली उनकी एस्टीम नीड्स एंड दे लाइक टू बी कॉल्ड विद दीज नेम्स। एक डॉक्टर डॉक्टर कहलाना चाहता है बिकॉज ऑफ ऑल द एफर्ट दैट ही हैज पुट इन becoming a doctor, he wants that to be recognized and he wants attention from people, और वो चाहता है कि उसको उसके स्टेटस से बुलाया जाए, उसको डॉक्टर कहकर बुलाया जाए। तो ये आपकी एक एस्टीम नीड्स है।
इसके बाद जो फिफ्थ कैटेगरी है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ड्राइव टू बिकम व्हाट वी आर केपेबल ऑफ बिकमिंग इंक्लूड्स ग्रोथ, अचीविंग आवर पोटेंशियल एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। ये आपकी हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ नीड्स है जो कि मैस्लोस थ्योरी में एस्टैब्लिश की गई है। यानी आफ्टर योर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल्ड, योर सिक्योरिटी, योर सोशल नीड्स आर फुलफिल्ड, उसके बाद आपकी एस्टीम नीड्स आती हैं, जिसमें आप चाहते हैं दैट यू वांट सम रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, यू वांट एन अथॉरिटी, यू वांट फ्रीडम, यू वांट रिकॉग्निशन, और उसके बाद फाइनली आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है जो कि बहुत इंट्रिंसिक है टू योरसेल्फ, दे आर इंटरनल टू योरसेल्फ, बिकॉज जब आप कुछ अचीव करते हैं तो वो फीलिंग आपकी अचीवमेंट ओरिएंटेशन की जो फीलिंग आती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में है। आपने अपने आप को फायदेमंद बनाया, आप करना चाहते थे आपने वो कर लिया, यू हैव अचीव्ड योर पोटेंशियल। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स अगर हम इसको ऑफिस के लेवल पे देखें तो क्या हो सकता है, यानी कि आपकी ऑफिस के लेवल पर ग्रोथ हो रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, या आपकी प्रमोशन हो रही है। इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द esteem needs in the sense कि जब आप एक जॉब स्टार्ट, like suppose you're working, you're getting salary, you have sufficient job security, you have attained good relationship with your colleagues and with your boss, then what do you want? उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका एक अपना एक टेबल हो, टेबल ना सही आपका अपना एक ऑफिस हो, उस ऑफिस में आपका अपना कंप्यूटर हो या आपका अपना लैपटॉप हो जिस पर आप काम करें। सो ये आपके पास एक फ्रीडम हो, आपके पास एक फोन हो कि जिससे आप सबको कांटेक्ट कर सकें, आपको दूसरों की टेबल पे जा जाके ना काम करना पड़े। बिलीव मी, व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग के बाद में आप फील करेंगे कि ये वाकई बातें मैटर करती हैं। व्हेन यू हैव योर ओन रूम, दिस मींस कि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है ऑफिस में। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि जब आपने सब कुछ गेन कर लिया तो इसके बाद व्हेन यू आर वर्किंग, यू वर्किंग हार्ड, you want to be promoted, you want career growth, you want to develop in your career, in your job. This is self actualization, it is actually आप करना चाहते हैं, आपने फाइनली वो अचीव कर लिया। सो मैस्लो थ्योरी ये कहती है कि स्टेप बाय स्टेप आप हर कैटेगरी ऑफ नीड्स को पूरा करते जाएंगे, और इवेंचुअली जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर पहुंचेंगे तो ये आपकी हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द हाईएस्ट हायरार्की ऑफ नीड्स है, जो कि अगली स्लाइड में मैं आपको एक पिरामिड की पिक्चर दिखाऊंगी, तो आप उसमें देखेंगे कि ये सबसे ऊपर आपको मिलेगी। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को यूनिवर्सली इस तरह की एक डायग्राम से, जो कि एक पिरामिड की शक्ल है, पिरामिड की फॉर्म में जो है इसको एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें आप ये देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, और उसके बाद आती है सेफ्टी, फिर आती है सोशल, फिर आती है एस्टीम, और सबसे ऊपर आपको मिलेगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, बिकॉज ये आपकी हाईएस्ट जो है हायरार्की है ऑफ नीड्स। The second early theory of motivation that we will be talking about is McClelland's theory of needs. McClelland's theory of needs was developed by David McClelland and his associates. It looks at three needs: need for achievement, need for power, need for affiliation. जैसे हमने मैस्लो की थ्योरी में पढ़ा था कि 5 कैटेगरीज हैं या ग्रुप्स हैं ऑफ नीड्स, और वो हायरार्की के लेवल में के अकॉर्डिंग है कि जब एक लेवल पूरा हो जाता है तो एक ही इंसान दूसरे लेवल पर चला जाता है, दूसरे से तीसरे पे जाता है, और इसी तरह करते करते फाइनली वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इंडिविजुअल नीड्स की बात कर रहे हैं। मैस्लोस थ्योरी वाज अबाउट एन इंडिविजुअल। एक इंसान के अंदर वो पांचों कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैक्लेलन की थ्योरी ऑफ नीड्स जो है वो इस मामले में थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज वो ये कहती है कि नीड फॉर अचीवमेंट हो सकता है किसी इंसान में ज्यादा हो, किसी इंसान में नीड फॉर पावर ज्यादा हो, या किसी इंसान में नीड फॉर एफिलिएशन ज्यादा हो, या किसी मैनेजर में कोई सी दो पावर्स जो है वो ज्यादा हो, या किसी मैनेजर में कोई सी तीनों पावर्स भी ज्यादा हो सकती हैं, तीनों नीड्स भी ज्यादा हो सकती हैं। सो यहाँ हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ये जो नीड है ये हर वक्त हर इंसान के अंदर मौजूद है, बल्कि दिस कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। Now, need for achievement is the drive to excel, to achieve in relationship to a set of standards. यानी कि आप सब कुछ सही सही करना चाहते हैं और सब कुछ अचीव करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं। Secondly, need for power. Need for power is the need to make others behave in a way they would not have otherwise. यानी कि आप चाहते हैं कि आपके पास पावर हो, आपके पास अथॉरिटी हो, और आप लोगों को उस तरीके से चला सकें
अपनी पावर को या अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए, जो कि वो वैसे नहीं चलेंगे। नीड फॉर एफिलिएशन इज द डिजायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी कि एफिलिएशन नीड्स का मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप हो वो बहुत क्लोज हो और फ्रेंडली रिलेशनशिप हो। अगर हम इन नीड्स को एक मैनेजरियल कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो एक मैनेजर जो चाहता है कि सब कुछ उसके ऑफिस में अच्छा हो और वो बहुत सक्सेसफुल रहे, तो उसके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट है। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि वो नीड फॉर अचीवमेंट सिर्फ उसकी जाती हो। बेसिकली वो ये चाहता है कि सारे टारगेट जो उसके हाथ में है या उसके कंट्रोल में आते हैं वो उनमें सक्सेसफुल हो। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि वो पर्सनल अचीवमेंट जो है अचीव करे। सो उसके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट ज्यादा है, बट नॉट नेसेसरली। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम एक ऐसे मैनेजर को हर हाल में सक्सेसफुल नहीं कहेंगे जो सिर्फ अपनी पर्सनल अचीवमेंट के बारे में सोचता है। एक ऐसा मैनेजर जिसमें नीड फॉर पावर है सिर्फ, वो ज्यादातर एक लीडर कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो एक बॉस डिक्टेटर कंसिडर किया जाएगा। बिकॉज उसकी कोशिश होगी कि वो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए हर वक्त लोगों के ऊपर ऑर्डर चलाता रहे और उनसे काम निकलवाता रहे। अब एक ऐसा मैनेजर जिसमें सिर्फ नीड फॉर एफिलिएशन है, वो सिर्फ रिलेशनशिप को अच्छा रखने की वजह से बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स या बहुत सारी वर्क प्लेस डेविएंस फैक्टर्स को इग्नोर कर देगा, बिकॉज वो नहीं चाहता कि मैं इससे रिलेशनशिप खराब करूं। इफ यू वांट कि आपके कॉलीग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो, तो कभी कभार आप उनकी गलतियां भी छुपा रहे होते हैं। बट अगेन अगर हम देखें, सो दिस इज नॉट इन द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। सो यहाँ से हम ये कहते हैं कि अगर एक ऐसा मैनेजर है जिसमें नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन दोनों मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशनशिप्स का ख्याल करते हुए अपनी पावर को यूज करेगा। दिस मीन्स दैट ही कैन बी एन इफेक्टिव मैनेजर। एंड फॉर अ मैनेजर जिसमें तीनों तीनों नीड्स मौजूद हों, लेकिन वो सिर्फ अपनी अचीवमेंट के बारे में ना सोच रहा हो, अगर वो सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट के बारे में सोच रहा है, then he is not going to be as much beneficial for the organization if he tries that other people should also fulfill the targets और सब एक collective achievement के साथ काम करें, तो definitely फिर organizational success achieve की जा सकती है। So an efficient manager is going to be the one जिसमें नीड फॉर अचीवमेंट भी है, पावर भी है, एफिलिएशन भी है। लेकिन एक सक्सेसफुल मैनेजर के बारे में आप ये कह सकते हैं कि सक्सेसफुल मैनेजर वो होगा जो कि काम भी अच्छे तरीके से करवा लेगा और रिलेशनशिप्स को भी अच्छे तरीके से रख लेगा। आपने इसमें परेशान नहीं हो जाना कि ये मैनेजर्स की क्या कहानी है, बट द थिंग इज दैट व्हाट यू शुड नो इज क्लियरली कि तीन थेरीज, जो तीन नीड्स हैं इस थेरी में, वो कौन सी हैं। Need for achievement, that is that you want everything to be done perfectly well. Need for power is your need, your intensity to get work from others and to use your power. And need for affiliation is your personal desire, your personal need to maintain good and friendly relationship with people around you.